So hello everyone, hope you all are doing good. So today I am going to discuss my own synopsis file. ठीक है जी, जो इससे पहले मैंने प्लेलिस्ट में जितना भी आपको समझाया है कि साइनॉप्सिस कैसे बनाते हैं, उसके बाद मैंने 2 से 3 आपको सैम्पल फाइल्स जो हैं वो भी आपके साथ डिस्कस की। उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, राइट। तो मैंने साइड बाय साइड आपको बताया भी था कि कैसे उसको करेक्ट करके आपको लिखना है। ठीक है जी, किस तरीके से आपको लिखना है, एक एक मैं प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस बना चुकी हूँ आपके लिए। और आज फाइनली जैसे कि मेरा रिसर्च वर्क ख़त्म हो गया है मेरा अपना, तो मैं आपके साथ अपनी साइनॉप्सिस की फ़ाइल शेयर कर रही हूँ। ये बिल्कुल करेक्ट है, आप इस पैटर्न को लेके चल सकते हैं। बहुत ही मतलब ये क्या है, प्रॉपर फॉर्मेट है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी द्वारा ही चेक होके आया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने सब कुछ आपको बता तो दिया है, बट फिर से एक बार एक तरह से अपनी फ़ाइल दिखाते हुए मैं आपको एक एक स्टेप समझा दूंगी ताकि जो ये फ़ाइल देख रहा है, ठीक है, उसको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, सो सबसे पहले हम तो लिखते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आती है इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे। याद रखना, जैसे ही आपको इसी चीज़ को हेडिंग में लिखते हो उसको हमेशा बोल्ड लिखना, राइट, बोल्ड लेटर्स में, बाकी बोल्ड नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो जो इंट्रोडक्शन है, जिस बारे में आप लिख रहे हो, जो आपका टॉपिक है, उसकी आप इंट्रोडक्शन दोगे। ठीक है, जैसे मेरी टॉपिक है एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड इट्स इफेक्ट ऑन मोटिवेशन एंड सेल्फ एफिकेसी। तो देखिए वर्ड कौन सा आ गया, लर्निंग। तो मैं लर्निंग के बारे में बताऊंगी कि लर्निंग होती क्या है और एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में हमेशा याद रखना जब इंट्रोडक्शन दोगे साइनॉप्सिस में। ठीक है, थीसिस बनाते टाइम, तो जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो ना, थीसिस बनाते टाइम आपको 15 पेजेस इंट्रोडक्शन के लिखने पड़ते हैं, 15 कम से कम। बट जो साइनॉप्सिस होती है वो एक रफ ड्राफ्ट होता है जो आप करोगे रिसर्च। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन लिखोगे आप कितना, सिर्फ 4 पैराग्राफ्स, 3 से 4 पैराग्राफ इंट्रोडक्शन लिखोगे अच्छे से। ठीक है, गूगल से कॉपी पेस्ट मत करना, अपने वर्ड्स में लिखना। अगर गूगल से हेल्प ले भी रहे हो तो डायरेक्ट कभी भी जो लिखा हुआ है उसको कॉपी पेस्ट मत करना, वहाँ पे जो फिर यूनिवर्सिटी है वो रिजेक्ट कर देगी आपका सिनॉप्सिस वर्क। ठीक है, कि आपने तो सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है। समझ आ गया, 4 पैराग्राफ्स लिखने हैं इंट्रोडक्शन के। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन मैंने दे दी, अब मैं आऊँगी मीनिंग पे कि मीनिंग क्या है एक्चुअल में। तो मैं कुछ क्या ऑथर्स के नाम लिखूँगी कि किन किन के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या होती है, सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगी। ठीक है, ये मेरे इंट्रोडक्शन का ही हिस्सा आ जाता है एक तरह से, तो आप एक पैराग्राफ बना सकते हो मीनिंग का। ठीक है, उसके बाद जो जो आपका हेडिंग है ना उसके बारे में आप लिखोगे ये। देन मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, पहले मैंने बता दिया लर्निंग क्या होती है, फिर मैंने डायरेक्ट पूरे का पूरा बताया कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है, किस किस ने दी है, ठीक है, और किस किस के क्या क्या व्यूज़ हैं, मैं उसके बारे में लिखूँगी। ठीक है, 4 से 5 इनफ है, आप लिख सकते हैं ऑथर्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं रिव्यू ऑफ रिलेटेड स्टडी। रिव्यू मतलब कि आप देखोगे कि जो आपने टॉपिक चूज़ किया है उस पर पहले किन किन लोगों ने रिसर्च की है। और ये चीज़ याद रखना, जैसे 2024 चल रहा है, राइट, तो आपकी जो रिसर्च है ना वो 15 से लेके 2023 तक की होनी चाहिए, मतलब लेटेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, लेटेस्ट ही आप लिखोगे, पुराने मत लिखना। ठीक है, क्योंकि देखो लेटेस्ट लिखोगे तो आपकी थीसिस बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी, अगर आप पुराने लिखोगे फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, फिर वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। हमेशा लेटेस्ट लिखनी है, क्योंकि जब एग्जामिनर भी आपको पूछता है, ठीक है, आप लेटेस्ट बताओगे तो उनको भी अच्छा लगता है कि इनको पता है। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। ये आपने लिख दिया, यहाँ पे सिर्फ आप लिखोगे कि उन्होंने किस चीज़ पे रिसर्च की है, एक्सप्लेन नहीं करना, आपने सिर्फ बताना है कि किन किन लोगों ने किस उस टॉपिक से रिलेटेड क्या रिसर्च की है। ठीक है, फिर जब आप थीसिस बनाओगे ना 4th सेम में, वहाँ पे आप सभी का लिखोगे कि इसने ये रिसर्च की थी, ये उसका रिजल्ट आया था, ऐसे उसने सारा
काम किया था वो आप थीसिस में लिखते हो सारा। ये तो रफ ड्राफ्ट है, आप सिर्फ बताओगे किन किन ने इस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च की थी विद द ईयर्स याद रखना, ठीक है। हमेशा लेटेस्ट होने चाहिए, ये चीज़ याद रखना। आई होप रिव्यूज़ भी हो गए, रिव्यूज़ कम से कम 10 से 12 आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर जो आप स्टडी कर रहे हो, जो आपका टॉपिक है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आप क्यों कर रहे हो। मैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे क्यों कर रही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि बच्चा अगर एक्सपीरियंस करके सीखेगा तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। आजकल के वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो उसके बारे में आप 1 to 2 पैराग्राफ्स लिख सकते हैं, नीड एंड इम्पोर्टेंस, ठीक है। ये सिर्फ आप रफली एक तरह से ड्राफ्ट बना रहे हो, बार बार मैं एक ही बात बोल रही हूँ, तो इसको ज़्यादा इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं होती। बट जब आप थीसिस बनाते हो ना, तो इस तरह से अपना ये सिनॉप्सिस लिखना कि जब आप थीसिस बनाओगे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए उसमें, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपने इलेबोरेट करके थीसिस में लिखनी होती है, राइट। 1 से 2 पैराग्राफ आप अपने वर्ड्स में लिखोगे कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया, ठीक है। तभी मैं बोलती हूँ जब भी कोई टॉपिक चूज़ करो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करो, ताकि आप वहाँ पे जाके एग्जामिनर को बता पाओ कि जो मैं स्टडी कर रही हूँ उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और उसकी क्या नीड्स है, राइट। देन उसके बाद आप लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, जो आपका टॉपिक है। जैसे मेरा टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऑन एनहांसमेंट ऑफ सेल्फ एफिकेसी एंड मोटिवेशन ऑफ साइंस स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी हेडिंग दे दोगे। उसके बाद आते हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स, आपकी क्या उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्टडी के, आप क्या करना चाहते हो। मैं देखना चाहती हूँ कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या रियलिटी में सेल्फ एफिकेसी पर इफेक्ट करता है। मतलब जो आपका टॉपिक है ना उसमें से ही ऑब्जेक्टिव्स चूज़ आउट कर लो, ठीक है। फिर देखो मेरे में तो 3 वेरिएबल्स थे, मुझे तो बहुत फ़ायदा था, मेरे 3 ऑब्जेक्टिव्स डायरेक्ट बन गए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, सेल्फ एफिकेसी, मोटिवेशन। तो पहले मैंने एक्सपीरियंशियल और सेल्फ एफिकेसी का देखा रिलेशन, फिर मैंने एक्सपीरियंशियल और मोटिवेशन का देखा, फिर मैंने सेल्फ एफिकेसी और मोटिवेशन दोनों का देखा, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएबल्स चूज़ करो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए, डायरेक्ट आपकी हाइपोथेसिस बन जाए, डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव्स बन जाएं, राइट। नाउ नेक्स्ट हाइपोथेसिस होता है एक टेंटेटिव आइडिया जो आप स्टडी करना चाहते हो। आप सोच रहे हो कि उन दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं है, तो आप उसको प्रूव करो। हाइपोथेसिस होता है जो चीज़ हम पहले ही सोच के रखते हैं कि ऐसा हो सकता है, फिर हम बाद में एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं और देखते हैं क्या हमने जो सोचा वो सही था, क्या वो जो हमने अनुमान लगाया टेंटेटिव आइडिया जो हमारा था क्या वो सही था, ठीक है। फिर हाइपोथेसिस से रिलेटेड आप अपने रिजल्ट्स बताओगे। जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स थे उनको ही मैंने हाइपोथेसिस में कन्वर्ट कर दिया। एक तरह से मैंने बताया कि कोई डिफरेंस नहीं है एक्सपीरियंशियल और सेल्फ एफिकेसी में, और मैं इसको प्रूव करूँगी थीसिस में। और जब मैंने प्रूव कर दिया मैं एंड में लिख दूंगी कि नहीं ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया क्योंकि उनमें डिफरेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। देन सैम्पल ऑफ द स्टडी, जैसे मैंने अपने टॉपिक में ही बता दिया कि मैंने सैम्पल कौन सा लिया, मैंने सिर्फ 7th क्लास के साइंस स्टूडेंट्स लिए और कितने बच्चे लिए, कम से कम 100। याद रखना कम से कम 100 बच्चे लेके चलो जब भी आप स्कोरिंग करो, सिर्फ 100 का आइडिया लेके चलो, 100 का सैम्पल बहुत होता है। 200 300 तक मत जाना, वहाँ पे आप फिर घूमते रह जाओगे, ठीक है। क्योंकि जब आप स्कोरिंग करते हो ना उस टाइम फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए बस 100 तक बहुत होते हैं। 50-60 ऐसे मत लेना, ये भी गड़बड़ हो जाएगी। कम नहीं लेने, ठीक है, अच्छे से करना है अपनी इन्वेस्टिगेशन। तो 100 सैम्पल्स इनफ है, 100 स्टूडेंट्स, ठीक है। टूल्स ऑफ द स्टडी, यहाँ पे आप कोई भी अपना टेंटेटिव टूल लिख सकते हैं, बाद में अगर थीसिस में आप चेंज करना चाहो वो आप कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे सिर्फ आप थोड़ा बहुत बता दो, जैसे मेरी एक्सपीरियंशियल लर्निंग के रिलेटेड है कि बच्चा एक्सपीरियंस करके सीखेगा, तो मैंने कुछ एक्सपीरियंशियल चीज़ें इसमें ऐड कर दी, जैसे बच्चा फील्ड ट्रिप्स करवा के, बच्चे को ऑब्जर्व करवा के, इंटरव्यूज़ लेके, रेटिंग्स के थ्रू, ग्रुप एक्टिविटीज़ करवा के, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से 4 से 5 कोई भी चीज़ें लिख सकते हो जो आपको लगता है कि आप टूल्स यूज़ कर सकते हो। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब आते हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स पे। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं कि आप कौन सा मैथमेटिकल टूल यूज़ करोगे, मीन के थ्रू, स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू, टी रेशो, ज़्यादातर यही चीज़ें यूज़ की जाती हैं। क्योंकि जब आप ग्राफ बनाते हो ना थीसिस में स्कोर निकालने के बाद ऐसे ग्राफ्स बनते हैं,
ठीक है। तो ये जो बार ग्राफ होते हैं बनते हैं उसके लिए मीन निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन, टी रेशो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। टी रेशो कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, ये सारी स्टैटिस्टिक्स की वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन कम डिलिमिटेशंस। अब आपने अपना सैंपल बता दिया कि मेरा इतना सैंपल है, मैं सिर्फ इस क्लास पे काम कर रही हूँ और किसी पे नहीं कर रही, वो मेरा एक डिलिमिटेशन हो जाएगा कि मतलब सिर्फ कितने एरिया तक लिमिटेड है मेरी स्टडी। तो मैंने सिर्फ 100 स्टूडेंट्स लिए, मैंने सिर्फ रूपनगर के ही बच्चे लिए, आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से बच्चे ले सकते हैं। सिर्फ मतलब उसको डीलिमिट कर दो कि इतने दायरे में ही मैं टेस्टिंग कर रही हूँ, ठीक है। सिर्फ 7th क्लास के बच्चे लिए, मैंने और कोई क्लास नहीं ली, सिर्फ 2 वेरिएबल्स लिए हैं, सेल्फ एफिकेसी एंड मोटिवेशन। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब आते हैं बिब्लियोग्राफी पे। तो देखिए जी, बिब्लियोग्राफी आप सबको पता है, इसको हम रेफरेंसेस भी बोल देते हैं। आप बिब्लियोग्राफी की जगह रेफरेंसेस भी लिख सकते हैं, दैट्स अप टू यू, ठीक है। तो आप बिब्लियोग्राफी लिखोगे, आप सबको ये तो पता ही होगा कि कैसे लिखना है, ठीक है जी। कम से कम 10 से 12 आप बिब्लियोग्राफी में लिख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे एंड आई होप ये जो फाइल है ये बिल्कुल करेक्ट है, टेंशन मत लेना, आप इस पैटर्न से फॉर्मेट से चल सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं होगी आपकी। एंड आई होप ये मेरी जो फाइल है आपके लिए यूज़फुल रही होगी। एक बार फिर से मैं क्लियर करके सारी आपको फाइल दिखा देती हूँ ताकि आपके लिए ये हेल्पफुल हो जाए, ठीक है जी। सो येस, दिस यू कैन सी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है जी, 3 से 4 पैराग्राफ, फिर आप मीनिंग लिखेंगे, जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में आप बताएंगे, कुछ ऑथर्स के बारे में बताएंगे कि किन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं, फिर रिव्यूज़ लिखेंगे कुछ, ठीक है, लेटेस्ट लिखना, फिर नीड एंड इम्पोर्टेंस पे आ जाते हैं, ठीक है, ये नीड एंड इम्पोर्टेंस, देन स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, देन कॉम ऑब्जेक्टिव्स, देन हाइपोथेसिस एंड फिर सैम्पल लिखोगे कि किस पे आप स्टडी कर रहे हो, टूल्स लिखोगे, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, डिलिमिटेशंस एंड देन बिब्लियोग्राफी, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप ये आपको मेरी फाइल है जो आपके लिए यूज़फुल रहेगी एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है जी। अच्छे से अपना ये सारा साइनॉप्सिस बनाना और थीसिस भी आपकी फिर बहुत अच्छे से बन जाएगी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, हेल्पफुल हो आपके लिए, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।